गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगला चैप्टर आपका है। अगले चैप्टर में मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अर्थात सरल रेखा में गति। अब तक हम लोगों ने जो अध्ययन किया था फिजिक्स का जनरल पार्ट का अध्ययन किया था। जो महत्वपूर्ण है इसको तो पढ़ना जो है आप कह सकते हैं बेस था, बेस को पढ़ना बहुत अनिवार्य था। अब थोड़ा सा आपका ये जो इस वाले चैप्टर से शुरू होगा कि जो 11 कह सकते हैं 11th का जो कोर्स है, कोर्स में सही पॉइंट से यहाँ से ही शुरू होता है। और इस कंडीशन में हम देखेंगे कि कहाँ तक फर्स्ट पार्ट में जो हम पढ़ेंगे कहाँ तक पढ़ेंगे, इसी के आधार पर हम लोग सीख भी जाएंगे। ठीक, तो सरल रेखा में गति जो हमारा है यह यांत्रिकी भौतिकी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। यांत्रिकी भौतिकी क्या होता है इसके लिए बताएं, मैकेनिक्स फिजिक्स जो आपका होता है इसके पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे फिर देखेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है यांत्रिकी भौतिकी, मैकेनिक्स। भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें वस्तु की गति की स्थिति गति या कह सकते हैं बलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं यांत्रिकी भौतिकी के अंतर्गत आता है। मतलब इसमें स्थित वस्तु की स्थित है, गतिशील है, या उनमें जो बल काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, उन सब का अध्ययन इसी जो है फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। ठीक, यांत्रिकी भौतिकी को जो भाग में लिया गया, भाग में 3 भागों में बांट दिए गए उसको। नंबर 1 आपका है स्थित भौतिकी, स्थित विज्ञान के रूप में या स्थित विज्ञान। ठीक, एक कंडीशन इससे निकल कर गया है। दूसरा हुआ शुद्ध गतिकी, शुद्ध गतिकी। तीसरा पॉइंट आपका इसमें से आया गति विज्ञान। क्या है? गति विज्ञान। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे स्थित विज्ञान में और शुद्ध गतिकी में और गति विज्ञान में क्या क्या अध्ययन हम करते हैं यांत्रिकी भौतिकी के अंतर्गत जो पार्ट हमारे बांटे हैं। स्थित भौतिकी जो आपका होता है पार्ट, अर्थात जिसमें गति के जो है गति के सरल अर्थ कह सकते हैं स्थित पोजीशन। मतलब हम लोग जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं क्या है, गतिशील है। जैसे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं हम देखते हैं कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो गतिशील, मतलब जैसे साइकिल का चलना, जो भी हम देख रहे हैं एक जो है उसमें कह सकते हैं एक तथ्य होता है कि जीवन ही गतिशील है और अगर मृत्यु हो, मृत्यु ही जो है विराम है। तो कहने का अर्थ हुआ कि जो भी वस्तु ब्रह्मांड में व्याप्त है सारी क्या है, गतिशील। और उसमें जो है कंडीशन देखते हैं कि अगर उसके स्थिति के संदर्भ में दूसरे वस्तु के संदर्भ में अगर हम तुलना करते हैं तो हमको अगर उसका पोजीशन देखते हैं स्थित रहता है। तो कह सकते हैं इस विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि किसी जो है स्थित वस्तु का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यहाँ पे शुद्ध गतिकी के अंतर्गत क्या करते हैं, शुद्ध गतिकी के अंतर्गत ऐसा जो है ऐसी वस्तु जिसमें गति के कारकों का केवल अध्ययन किया जाता है कि गति में कितने कारक हैं, उसमें क्यों हो रहा है, इन सब का अध्ययन नहीं किया जाता। अर्थात विज्ञान यांत्रिकी की ऐसी जो है यांत्रिकी भौतिकी की ऐसी शाखा जिसमें केवल क्या किया जाता है, गति के कारकों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखेंगे इसमें गति विज्ञान है। गति विज्ञान में क्या होता है कि जो गति के कारक हैं उनमें कारकों में क्यों है ऐसी क्रिया हो रही, अर्थात कह सकते हैं कि उसमें बलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, कि गति होने के कारक क्या है, क्यों उसके कारण हो, कह सकते हैं गति के कारकों का कारण का अध्ययन किया जाता है इसमें। और इसमें जो हम ये चैप्टर यहाँ पे देखेंगे
सरल रेखा में गति, ये शुद्ध गतिकी के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम ऐसा नहीं देखेंगे कि बल क्या है, बल से हमसे कोई मतलब नहीं है, अर्थात ये हो क्यों रहा है, परिवर्तन क्यों हो रहा है, इससे नहीं मतलब हमसे किससे है, वह क्यों कैसे पथ में किस प्रकार से क्रियाशील है, उसी सब बातों का अध्ययन हम इस सरल रेखा में गति में करेंगे। बाकी के जो अध्ययन है, बल किसके कारण हो रहे हैं, क्या प्रभाव है, कुछ बल तो ऐसे हैं कि जिनका जो है प्रभाव हम कह सकते हैं कि बाहर से कुछ है जो है क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसके कारण जो है गतिशील होते हैं, धक्का देने के कारण। और कुछ बल ऐसे हैं कि जो अनुभव अर्थात जो है कह सकते हैं कि बिना फोर्स लगाए, जैसे हम क्या करते हैं, इस चाक को नीचे की जैसे छोड़ते हैं वो नीचे की तरफ जाता है, तो नीचे की तरफ जाता है अर्थात इस पर कोई फोर्स लग रहा है, जिसके कारण वो तो हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं। लेकिन जो है बहुत पहले ऐसी कोई घटना नहीं थी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई फोर्स धक्का नहीं दिए, लेकिन ये बल कोई कार्य कर रहा है जिसके कारण नीचे जा रहा है। ऐसे बहुत सारे जो है ऐसे कंडीशन है, तो उन सारे गतियों का अध्ययन तो हम इसमें करेंगे, लेकिन इसमें जो है इन्हीं सब बातों का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो यांत्रिक भौतिकी के बाद अब इसमें पोजीशन के लिए सबसे मेन जो है पॉइंट आपका आता है मूल बिंदु। मूल बिंदु मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका जो कॉलेज है, यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो प्रत्येक बच्चों का जो घर होगा एक जैसा, मतलब एक जैसी दूरी पर नहीं होगा, सबका जो स्थित होगा, पोजीशन होगा, सबका अलग अलग होगा। तो कह सकते हैं कि जो हमारा ये मान लेते हैं, ये आपका जो विद्यालय है, विद्यालय मान लीजिए किसी के घर से 2 किलोमीटर है, किसी के घर से 5 किलोमीटर है, किसी के घर से 10 किलोमीटर है। तो ऐसे में जो हम कहेंगे कि यहाँ पे प्रत्येक के लिए हम देख रहे हैं, जो प्रत्येक छात्र है उनके घरों का जो केंद्र रखा गया है, केंद्र हमारा क्या है, हमारा विद्यालय है। ठीक, तो जो केंद्र मतलब प्रत्येक स्थितियों का, या कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वस्तु का जहाँ पर क्या होता है, एक सतह एक केंद्र हो जाता है कि नहीं, यहाँ पे पोजीशन, जैसे प्रत्येक देख रहे हैं प्रत्येक स्थितियों में जो क्या हुआ है कि जो वस्तु हमारी प्रत्येक स्थितियों में यहाँ से दूरी तय की है, सभी स्थितियों में आने का यही, लेकिन यहाँ पे जो दूरी हम देख रहे हैं सबकी दूरियां क्या अलग है। तो कहने का अर्थ सबको यहीं पे आना, तो कह सकते हैं कि जहाँ पर प्रत्येक वस्तु का क्या बनता है, एक अपना केंद्र बन जाता है, वही क्या होता है, उस वस्तु या उस स्थितियों का क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इससे एक पॉइंट और उभर करके आता है कि निर्देशांक तंत्र ये क्या होता है, ये मूल बिंदु जो आप अभी पढ़े हैं कि प्रत्येक वस्तु का जो केंद्र क्या होता है, केंद्र होता है, प्रत्येक स्थिति होती है, स्थितियों का यह कह सकते हैं केंद्र होता है। यहाँ पे उसी को अगर हम देखें कि एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन, ठीक, अगर इन स्थितियों को तीनों डायरेक्शन में देखा जाए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये मैथ का जो है कुछ रूल है, तो वहाँ पे अगर हम इस पोजीशन को लेकर के मूल बिंदु को देखें, तो एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर और जेड अक्ष पर, इन तीनों का जो एक समूह, तीनों अक्षों के लंबवत समूह बनता है, उसी को केंद्र को एक संदर्भ बिंदु मानकर, अर्थात कह सकते हैं कि इसका क्या कह सकते हैं, किसी वस्तु का संदर्भ बिंदु और मूल अक्षों के क्या समुच्चय को ही क्या कह सकते हैं, निर्देशांक तंत्र कह सकते हैं। ठीक, मतलब यहाँ पे जो लंबवत अक्ष लिए हैं उनका क्या होगा, एक्स वाई जेड जो अक्ष लिए हैं उनका एक वर्जिन पॉइंट जो होगा वही क्या आपका कहलाएगा, वही क्या निर्देशांक तंत्र कहलाएगा। ठीक, निर्देशांक तंत्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र, दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र।
जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र क्या होता है? जिसमें जो है न्यूटन के नियमों का पालन होता है। न्यूटन के नियम का क्या किया जाता है? पालन होता है। उन्होंने बताया है कि न्यूटन आप पढ़ चुके हैं, जो है 9th में कुछ पढ़े होंगे आप, वहाँ पे पढ़े होंगे कि जब किसी वस्तु पर जो है बाह्य बल लगाया जाता है तो वह क्या करती है? अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, या उस पर बाह्य बल चाहे बाहर की तरफ, वह स्थिति में तब परिवर्तन होगा जब उस पर कोई बल लगाया जाए। ठीक, तो इस जो है घटना के अनुसार कह सकते हैं कि यदि हम वस्तु में ये कंडीशन केवल एक पर ही लागू हो सकता है, जड़त्वीय जो है निर्देशांक तंत्र जो बनेगा कि जब वस्तु एक समान रूप से गतिशील हो, और दूसरा जो कंडीशन कह सकते हैं कि वहां पे जो त्वरण होगा वह क्या हो? शून्य। अर्थात एक समान रूप से गतिशील होगा तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा, और वह वस्तु तब क्या होगी? स्थिर होगी, एक बिंदु पर क्या होगी? स्थिर। ये दो कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? जड़त्वीय नियम का जो है जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र कार्य करता है। ठीक, अब यह कह सकते हैं कि यह एक तब शून्य होगा, ये आपका तब शून्य होगा जब आपका यह क्या हो? यह इक्वल टू क्या हो? 0। ठीक, ये तभी शून्य हो सकता है। अगर यह क्या है? यह 0 नहीं है तो ए जो है शून्य नहीं होगा। तो उस कंडीशन में यह क्या होगा? आज जो है जड़त्वीय नियम का जो है जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र का पालन नहीं होगा। तो पालन कब होगा? कि जब जो है हमारी वस्तु किस पोजीशन पर हो? ए जो है 0 पर हो और कोई फोर्स ना कार्य करता हो। ठीक, वस्तु स्थिर हो या एक समान रूप से गतिशील हो, तो उस समय जो है क्या कह सकते हैं? जड़त्वीय निर्देशांक तंत्र कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है? न्यूटन के नियम का पालन होता है। दूसरा कंडीशन हम कहेंगे अजड़त्वीय, अर्थात उसी के संदर्भ में कहेंगे कि उसके विपरीत है, आ शब्द जुड़ा। तो उसमें क्या है कि जो न्यूटन के नियम के पालन का वैध नहीं है, अर्थात न्यूटन के नियम का पालन नहीं करता है। जैसे हम समझने के लिए कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई जो है, उन्होंने कहा कि जब तक वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगाए। ठीक, तो बाह्य बल लगाने का अर्थ हुआ या तो उसको विरामावस्था में लाने के या गतिशील अवस्था में लाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लेते हैं कि अगर कोई बल जो है कार अगर किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो क्या होगा कि जब वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके अंदर अर्थात उसमें बैठे व्यक्ति जो है उस पर जो फोर्स काम करता है, कहाँ कार्य करता है? अंदर की तरफ। मतलब एक बल कार्य करता है, अभिकेंद्र बल, जो क्या है कि जिस पर जो है किसी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अर्थात न बाह्य बल क्या है? इसमें कोई बाह्य बल लगाए नहीं, तो कह सकते हैं कि ये न्यूटन के नियम का जो है पूरा वैध नहीं है। ठीक, तो वो जो गतिशील वस्तु होते हैं, जो पॉइंट हम लेते हैं, उस पॉइंट में जो हम वह क्या ऐसा निर्देशांक तंत्र होगा? अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र होता है। जैसे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी क्या है? पृथ्वी चारों तरफ क्या करे? चक्कर लगा रही है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इस कंडीशन में हम देखेंगे कि बाहर से हमको किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं है कि बाहर से कोई फोर्स लगा रहे, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो भी हमारा जो पॉइंट लिया जाएगा, जो निर्देशांक लिया जाएगा, वही क्या कहलाता है? अजड़त्वीय निर्देशांक तंत्र कहलाता। ठीक, इसमें जो इसके पहले पढ़ चुके हैं, इसमें एक बातों से स्पष्ट हो गए हैं, संदर्भ बिंदु होना चाहिए। किसी भी पोजीशन को ज्ञात करने के लिए संदर्भ बिंदु होना चाहिए। तो जैसे हम कह रहे हैं इसमें सबसे पहला पॉइंट, अगर हम वस्तु विरामावस्था और गतिशील अवस्था, वस्तु की विरामावस्था या कह सकते हैं स्थित विराम स्थित, और दूसरा होगा गतिशील स्थिति, गतिशील। गतिशील वस्तु कब होगा? विराम कब होगा? विराम का मतलब है कि संदर्भ, अर्थात ये कंडीशन पढ़ चुके हैं कि उसमें वस्तु कैसी होनी चाहिए? गति एक समान रूप से गतिशील होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं
कि पृथ्वी पर अगर हम किसी स्थान पे खड़े हैं, हमको तो ये पता है कि पृथ्वी क्या करती है कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर एक स्थान पे खड़े हैं और पेड़ पौधों को देखते हैं तो क्या होता है कि यही हमको लगता है गतिशील तो है, लेकिन यही लगता है कि हमारे जो है वह क्या है, वहाँ पर पेड़ पौधा कैसा है, गतिशील कैसा है, स्थित है। तो ये जो है कंडीशन हम संदर्भ बिंदु से देखते हैं, मतलब अपनी स्थिति से उसको देख रहे हैं। तो यह कह सकते हैं कि वस्तु की ऐसी स्थिति जिसमें संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसके अर्थात समय में परिवर्तन के साथ वस्तु में कोई परिवर्तन ना हो। समय में संदर्भ बिंदु के संदर्भ में समय में परिवर्तन के साथ वस्तु में कोई परिवर्तन ना हो, वही क्या कहलाती है, विरामा स्थिति कहलाती है। वस्तु की विरामा स्थिति कहलाती है। गतिशील स्थिति कब बनेगी, जब कहेंगे कि वस्तु में संदर्भ बिंदु के सापेक्ष, वस्तु में संदर्भ बिंदु के सापेक्ष यदि समय के साथ उसमें क्या वस्तु में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे, गतिशील अवस्था कहते हैं। ठीक, मतलब वस्तु के स्थिति में देख रहे हैं कि समय के साथ समय भी चल रहा है, उस स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, वही क्या कहलाती है, उस वस्तु की गतिशील अवस्था कहलाती है। ठीक, अब आगे हम देखेंगे एक पॉइंट, जो छोटी छोटी बातें इसमें देख रहे हैं, ये आगे समझ जाएंगे कि पॉइंट का नाम लेते ही समझ जाएंगे कि किस पोजीशन पर बन रहा है। एक अगला पॉइंट होगा, आपको छोटा सा पॉइंट है, बिंदुवत द्रव्य, बिंदुवत द्रव्य। पॉइंट मास क्या होता है, कभी कभी हम जो क्या करते हैं कि बहुत छोटी बात जो है पॉइंट लेकर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये किस स्थिति में हो सकता है, ये स्थित होता है कि जब कोई वस्तु लंबाई के सापेक्ष कोई गतिशील वस्तु, जब कोई गतिशील वस्तु लंबाई के सापेक्ष उसकी स्थिति कैसी हो, और छोटा, मतलब उसका आकार बहुत छोटा, तो ऐसे बिंदु को क्या बोलेंगे, बिंदुवत द्रव्य कहते हैं। मतलब जितनी दूरी वह तय की है उसकी अपेक्षा उसमें जो है, उसकी अपेक्षा जो उसका आकार वो बहुत छोटा है। जैसे मान लेते हैं कोई ट्रेन यहाँ से 200 किलोमीटर जो है दूरी तय की, तो ट्रेन की जो आकार है और जो दूरी तय की है उसके आकार में जो है हम कहेंगे कि ट्रेन हमारा जो होगा कैसा होगा, एक बिंदु के आकार। तो उसी को जो है, उसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, बिंदुवत द्रव्य। मतलब लंबाई की अपेक्षा जिसका आकार क्या होता है, बहुत छोटा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, बिंदुवत द्रव्य। ठीक, अगला पॉइंट इसी में देख लेंगे, आपका होगा गति। गति में क्या है कि जिसमें समय के साथ क्या होता है, वस्तु में परिवर्तन होता रहता है। ठीक, अब इसमें कितने प्रकार के हैं, इसमें प्रकार जो आपका बांटा गया है, 3 प्रकार के बांटे गए गति में। 3, एक विमीय होता है, एक विमीय गति, दूसरा होता है द्विविमीय गति, और तीसरा आपका पॉइंट है त्रिविमीय गति। एक विमीय गति अर्थात ये जो आप पोजीशन पढ़ने जाएंगे, सरल रेखा में गति, या कर सकते हैं ऋजुरेखीय गति, जो आपका एक विमीय गति के अंतर्गत आता है, ऋजुरेखीय गति। ठीक, और जो द्विविमीय गति के जो है इसके अंतर्गत जो आते हैं, इसमें कौन सा आता है, ऋजुरेखीय गति, जो क्या करता है, केवल x अक्ष पर यहाँ पे एक विमीय, दो विमीय जो शब्द लिया जाता है वह लिया जाता है अक्षों के संदर्भ में। अक्ष के लिए हम पढ़ चुके हैं, अभी इसके पहले बताएं, मूल बिंदु से
से लंबवत जो निर्देशांक पॉइंट लिया जाता है एक्स, वाई और जेड। तो इसके लिए हम एक्स अक्ष के लिए एक विमी करते हैं, दूसरे के लिए जो हम लेते हैं अगर इनको दर्शाना है सदिश स्वरूप में तो क्या करते हैं वाई के संदर्भ में लेते हैं, और अगर इनको त्रिविमी के रूप में दर्शाना है तो जेड के संदर्भ में लेंगे। तो यहाँ पे ऋजुरेखिक आप कोण जो पढ़े हैं वह कैसा पढ़े, सीधी रेखा अर्थात 180 अंश के लिए। तो जो ऋजुरेखी गति करते हैं, जो अर्थात कह सकते हैं एक्स अक्ष पर ही गति करते हैं, उसे क्या कहेंगे एक विमी गति। ठीक, तो ऐसे गति जो क्या करते हैं केवल एक्स अक्ष पर गति करते हैं। ठीक, दूसरा हो गया इसमें जो द्विविमी में देखेंगे, द्विविमी में आपका आता है वृत्तीय गति। कौन कौन से गति आ जाते हैं, वृत्तीय गति। दूसरा आ जाता है आपका प्रच्छेय गति, प्रच्छेय गति। और तीसरा पॉइंट आपका आता है सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति। ठीक, वृत्तीय गति क्या करता है, जब कोई वस्तु क्या करता है किसी वृत्तीय पथ पर क्या करता है गति करता है, वृत्तीय गति कहलाता है। वृत्तीय पथ में दो पोजीशन बन रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे एक स्थित इसका इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद एक्स अक्ष और इसी के संदर्भ में अगर इसका स्पर्शी एक खींच के देखेंगे तो क्या होगा वाई अक्ष के लिए संदर्भ। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ से यहाँ पे स्थित देख रहे हैं कि अगर ये वाई अक्ष पे है तो यहाँ पे आने के बाद ये क्या होगा एक्स अक्ष, फिर वाई अक्ष, फिर एक्स अक्ष। मतलब कहने का अर्थ हुआ ये जो हमारे गति होंगे ये क्या होंगे दो पोजीशन पर। जैसे हम क्या करते हैं किसी गेंद को अगर फेंक देते हैं नीचे की तरफ तो क्या करता है एक बार ऊपर नीचे आगे की तरफ, ये दो पोजीशन उसमें बनते हैं। तो ये क्या होगा ऐसे जो गति करते हैं मतलब दो अक्ष होंगे, क्या सकते हैं वाई और एक्स अक्ष के जो संदर्भ में जो गति करते हैं वही क्या होंगे द्विविमी। और द्विविमी के अंतर्गत क्या आते हैं गति से जो है वृत्तीय गति। अगला जो है आपका पॉइंट होगा, ये सारे जो आपके अलग अलग पॉइंट हैं ऋजुरेखीय गति, वृत्तीय गति, प्रच्छेय गति, सरल आवर्त गति। और एक जो है प्रच्छेय गति क्या होगा इसको देख लेंगे, अभी हम आपको बता रहे हैं। प्रच्छेय गति जो आपका होगा कि यदि कोई जो है कोई पिंड क्या हो कि कुछ कोण बनाते हुए ऊपर की तरफ फेंक दिया जाए। ठीक, कुछ कोण बनाते हुए ऊपर की तरफ फेंक दिया जाए तो इस स्थिति में जो हमारे जो वस्तु जो पथ तय करेगा उससे प्रक्षेप पथ, और जो गति करेगा जो वस्तु के द्वारा जो गति होगी वही क्या होगी प्रक्षेप गति के अंतर्गत आता है। ठीक, सरल आवर्त गति आप जानते हैं कि किसी दृढ़ सतह से अगर कोई वस्तु क्या हो इससे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए और लटकाने के बाद जब हम स्थिति देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये क्या होगा अपने सामने स्थित के इधर उधर गति करता है। तो यही पोजीशन उसका क्या कहलाता है सरल आवर्त गति कहलाता है। ठीक, आगे जो आपका त्रिविमी के अंतर्गत आता है गुणन गति। गुणन गति में जो आपका कह सकते हैं कि अपने अक्ष के परितः क्या करता है कोई वस्तु क्या अपने अक्ष के परितः घूम जाता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे घूर्णन गति में हम कैसे कह सकते हैं ये त्रिविमी गति है। जैसे हम जानते हैं कि सूर्य अपने जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है चक्कर लगाती है, और वह किस प्रकार वृत्तीय कक्षा के लिए लेते हैं उसके चारों तरफ। दूसरा जो है वह अपने अक्ष के परितः भी घूमती, जैसे अपने अक्ष उस जो है चारों तरफ चक्कर भी लगाती है और साथ ही अपने अक्ष पर ही घूमती। तो एक पोजीशन कह देंगे कि जब अपने चारों तरफ चक्कर लगाती है तो वो वृत्तीय गति, और वृत्तीय गति किसके अंतर्गत होता है टू डायमेंशनल के। लेकिन घूर्णन गति अपने ही अक्ष के परितः भी घूम रहे, ऐसे में ये जो स्थिति उसकी होगी कैसी होगी घूर्णन गति। तो यहाँ पे हम जितने गतियों के बारे में देख रहे हैं इन सब का वर्णन आगे की चैप्टर में अलग अलग स्थितियों में इनमें जो है करेंगे। तो हमारा पूरा जो है चैप्टर घूर्णन गति है, प्रक्षेय गति है, वृत्तीय गति है, और उसमें होने वाले जो बलों का अध्ययन करेंगे। जितने जो है गति के जो बल जो बाहर से बल लगते हैं जो अन्य बल लगते हैं उनका पूरे
फर्स्ट पार्ट में ही अध्ययन करते हैं और इसी का अध्ययन करने के बाद आपका चैप्टर जो है कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट आपका समाप्त हो जाता है। ठीक।